नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने संधि टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछली बार में आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपकी 3 संधियाँ हो गई थी, गुड़, दीर्घ और यड़। आज आगे की 2 स्वर संधियाँ पढ़ेंगे और इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको पहुँचाएँ। संधियों के टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला है हमारा यड़ स्वर संधि। आज का जो पहला हमारी संधि है वो है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 2 संधियां हैं ये गुड़ और वृद्धि की अपोजिट हैं। दीर्घ सबसे सरल है, दीर्घ को अलग कर देते हैं। जब हम यड़ संधि की बात करते हैं तो फिर आप गुड़ संधि को याद करो। गुड़ संधि में क्या होता था, यदि आ या आ के बाद ई ऊ रे आता है, इस टाइप का कुछ डेफिनेशन थी। यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट है। यदि ई ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, वहाँ पहले अक्षर थे आ या आ, यहाँ पहले अक्षर क्या हो गए, इसके जस्ट अपोजिट ई ऊ और रिर। मतलब जो वहाँ पे दूसरे अक्षर थे गुड़ संधि में, वो यहाँ पे हो गए पहले अक्षर। ठीक है, और जो वहाँ पे पहले अक्षर थे उनको आप यहाँ पे दूसरा अक्षर मान सकते हो। असमान स्वर में हम आ या आ को एक बेसिक वर्ड के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो यड़ संधि की बात करें तो अब एक कॉमन सी चीज़ है, अक्सर आप लोग कन्फ्यूज होते हो संधि करने में। मान लो ई और आ को मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ोगे, बचपन में इमला पढ़ते थे ना, ई या को कैसे पढ़ते थे, या ई या। तो या में इटसेल्फ ई और या का प्रोनाउंसिएशन है। तो जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटा आ आए, असमान स्वर में हमने छोटे आ को पहला एक असमान स्वर बेसिक सा मान लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आ ही आए, बड़ा आ भी आ सकता है। ठीक है, ऊ भी आ सकता है, कोई भी असमान स्वर आ सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ई या ई के बाद छोटा आ आता है तो इसका य हो जाएगा, य बिना किसी मात्रा के। जैसे यदि प्लस अपि तो क्या हो जाता है, यद्यपि। ठीक है, इसको थोड़ा सा और तोड़ के पढ़ते हैं और विच्छेद करके देखते हैं। यदि प्लस अपि को अगर हम ऐसे लिख दें कि या दा पे हलंत और दा की जो छोटी ई की मात्रा है उसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका अपि। अब ये जो दा की छोटी ई की मात्रा है ये और आ, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, या। जैसे ये ई या, ये दोनों मिलके बना रहे हैं या। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है यद्यपि। ऐसे ही अत्याचार, तो अति प्लस आचार, ई प्लस आ, तो ये क्या हो गया, या। मतलब जो मात्रा यहाँ पे लगी होगी आ के ऊपर, वो मात्रा कहाँ पे आ जाएगी, या पे आ जाएगी। जब यहाँ पे सिर्फ छोटा आ था तो यहाँ पे या मिला आपको, यद्या, या मिला। यहाँ पे क्या हो गया, जब ये बड़ा आ हो गया तो ये बड़ा या, यहाँ पे बड़े या की मात्रा ये मिला। जैसे ये अति प्लस अंत तो क्या हो गया, अत्यंत। आधा ता है, ता आधा हो गया और यंत। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि दा आधा कर दिया था और या पूरा था। ऐसे ही आपका अति प्लस उत्तम, तो ता की मात्रा निकाल ली, हो गया अत, ता हलंत वाला। तो अत प्लस ई प्लस ऊ, तो ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा, यू, अत्युत्तम। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, जैसे मान लीजिए यदि ऊ या ऊ के बाद छोटा आ आए तो उसका हो जाएगा व। जैसे अनु प्लस अय, अन्वय, अनु प्लस अय। मान लीजिए इसके अनु के छोटे ऊ को हम निकाल लें तो ये आधा ना हलंत वाला बचेगा, मतलब आधा ना बचेगा। ठीक है, और ऊ प्लस आ मिला के हो गया वाह, तो ये आधा ना और वाह। ठीक है, ऐसे ही आपका गुरु प्लस आदेश तो गुर्वादेश। चूँकि यहाँ पे बड़ा आ था इसलिए ये मात्रा किस पे आ गई, वाह पे आ गई। ठीक है, जैसे गुरु प्लस ऊ प्लस आ, अब ये ऊ और आ मिला के क्या हो गए, वाह। और रा जो था ये हमारा आधा था तो ये ऊपर चला गया, और देश वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे गुर रा पे क्या है, हलंत है, तो ये रा ऊपर चला गया और ऊ और आ मिला के हो गया वाह और देश, तो ये हो गया गुर्वादेश। यदि रिर के बाद आ जाए छोटा तो वो क्या हो जाएगा, र। जैसे मातृ प्लस आनंद, अब चूंकि बड़ा आ आया है तो ये क्या हो गया, मात्रा, मात्रा। इसको आप क्या पढ़ सकते हो, ये यही तो है। ठीक है, तो मात आधा ता और रा, मात्रानंद। ऐसी भ्रातृ प्लस आदेश तो ये हो जाएगा भ्रात्रादेश। ठीक है, तो ये आपकी थी यड़ स्वर संधि। इसके बाद दूसरी जो संधि है आज की वो है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि जो है वो वृद्धि संधि की अपोजिट है। वृद्धि संधि में क्या परिभाषा थी कि पहला वर्ड आया आ, दूसरा वर्ड ए आई ओ औ, यही परिभाषा थी।
यहाँ पे क्या हुआ, पहला वर्ड ए आई ओ औ और दूसरा वर्ड असमान स्वर, कोई असमान स्वर। असमान स्वर में बेसिक हम छोटे आ को मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो इसमें परिणाम क्या मिलेगा, ए आए अब आव। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे या व रा मिल रहा था और यहाँ पे ए आए अब आव। इसका ए, आई का आए, ओ का आव, अब और औ का आव। इसको ऐसे करके देख सकते हो आप, ये और ये इनका परिणाम हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। लेट सपोज छोटी ए के बाद अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, बड़ा आ भी आ सकता है, ई भी आ सकती है, ऊ भी आ सकता है, लेकिन हम एक बेसिक छोटे आ को मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा ए। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन। ये संधि दोस्तों सबसे कठिन होती है और इसकी पहचान ये है कि प्रायः इसमें तीन वर्णों का एक शब्द होगा और बीच में आपका या वा ये आपको मोस्टली मिलेगा क्योंकि ये या और वा ही है, ठीक है। तो अब जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, अब इसका विश्लेषण करते हैं कि ना पे आपने क्या किया कि इसका हलंत लगा दिया और छोटी ए की मात्रा इसमें से अलग कर ली, ठीक है। तो ना इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ने को कैसे लिख सकते हैं, ना हलंत प्लस ए, ठीक है। और अन को हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। जब ना हलंत वाला बचा हमारे पास और ये ए और आ मिलके हो जाएगा ए और आ मिलके हो गया ए, तो बना क्या, ना आधा, और इसमें जब ये आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ना पूरा। मतलब हलंत वाले ना में जब ये आ जुड़ा तो क्या हो गया, ना पूरा, और या ये आ गया और ना, ठीक है। तो ऐसे आपका बन गया नयन। ऐसी शे प्लस अन तो हो जाएगा शयन, चे प्लस अन तो हो जाएगा चयन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बड़ी ए के बाद छोटा आ आया, बड़ी ए के बाद कुछ और भी आ सकता है समान स्वर, लेकिन एक बेसिक हमने छोटा आ माना तो आपका बनेगा आए। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी ए है तो यहाँ पे या है, ठीक है, और जब भी ओ है तो यहाँ पे वाह है। छोटी मात्रा का मतलब छोटा आ और बड़ी मात्रा का मतलब बड़ा आ। जैसे बड़ी मात्रा का मतलब बड़ा आ और ए है तो या है। आई प्लस आ तो क्या हो जाएगा, आय। मान लीजिए यह है नई प्लस अक तो बन जाएगा आपका नायक। इसका विश्लेषण समझते हैं कि अगर हमने इसको ना को हलंत कर दिया और इसकी बड़ी ए की मात्रा को निकाल लिया तो ये हो गया ना हलंत वाला प्लस आई प्लस अक। ये आई और आ मिलके बनाएंगे आय, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आय। तो हमारे पास क्या बचा, हलंत वाला न प्लस आय प्लस का। फिर आगे और एक और स्टेप में देखते हैं कि इस हलंत वाले ना में बड़ा आ जुड़ गया तो ये हो गया ना, फिर ये या और का वैसे लिख दिया तो ये हो गया आपका नायक। ऐसे ही मान लीजिए नई प्लस इका है तो क्या हो जाता है नायिका। कैसे होता है, ना हलंत वाला प्लस आई, हमने क्या किया इस नई में से मात्रा को अलग कर दिया और ना को हलंत अलग लिख लिया तो ना प्लस आई प्लस इका। अब ये जो आई प्लस ई है ये मिलके हो गया आई। यहाँ पे आय हो रहा था लेकिन चूंकि यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या था आ था, नयन में क्या था आ था, नायक में आ था, यहाँ पे ई है तो ये जो ई की मात्रा है ये किस पे जाएगी, या पे जाएगी, ये जाएगी या पे। तो ना प्लस आई प्लस इका तो आई प्लस ई का हो जाएगा आई। तो क्या बना, ना में जब ये आ जुड़ेगा तो हो गया ना और ये और का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर असमान वर्ड में कोई भी मात्रा होगी तो वो मात्रा हमेशा जाएगी या पे, ठीक है। अगर सिर्फ छोटा आ है तो बिना मात्रा का हो जाएगा। जैसे गे प्लस अन तो ये हो जाएगा आपका गायन, सिर्फ छोटा आ है तो यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे भी मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ओ प्लस आ जुड़ेगा, अगर ओ के साथ में आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अब, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि जब ओ है तो वाह है, ओ है तो वाह है, और दूसरी बात ये है तो वह सिंगल है, छोटा आ है तो वह सिंगल है। तो पो प्लस अन बराबर पवन। इसका विश्लेषण देखते हैं, पा को हलंत मान लिया, इसकी मात्रा ओ को अलग कर लिया प्लस अन तो क्या बचा प प्लस इन दोनों का ओ प्लस अन मिला के हो गया अब प्लस ना, ठीक है। तो अब पूरा कैसे लिखेंगे इसको, पा में ये छोटा आ जुड़ा तो ये हो गया पा पूरा, फिर वाह फिर ना तो ये हो गया आपका पवन। ऐसे ही पो प्लस इत्र, ठीक है, इसको अलग कर लिया कि पा प्लस ओ की मात्रा प्लस इत्र, ठीक है। अब ये ओ और ई मिलके जो बनाएंगे वो बनाएंगे अभी,
ओ और ई मिलके बनाएंगे अवि। ओ और अ मिलके बना रहे थे अव, ओ और ई मिलके बनाएंगे अवि। ओ और उ होते तो बनता अवु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प प्लस अवि प्लस त्र। ठीक है, पा में ये आ मिला तो पा पूरा हो गया, वी और त्र। ऐसे ही आपका भो प्लस अन तो हो गया भवन, श्रो प्लस अन हो गया श्रवण। ठीक है, श्रो प्लस अन। चौथा जो इसका टाइप है वो ये है, यदि औ के बाद छोटा आ आया, ओ की बड़ी मात्रा प्लस छोटा आ, तो आपका क्या हो जाएगा आव। मैंने बोला कि बड़ी मात्रा तो बड़ा आ, बड़ी मात्रा तो बड़ा आ, ये ध्यान रखना है। तो पौ प्लस अन क्या हो जाएगा पावन। इसका विश्लेषण कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए पौ को हमने क्या लिखा, पा प्लस औ, हलंत वाला पा प्लस औ प्लस अन। अब इसको और एक अगले स्टेप में देखते हैं कि पा प्लस ये दोनों मिला के हो गए आव, औ प्लस आ मिला के क्या हो गए आव, और ये हो गया ना। तो बना क्या आपका, जब इस पा में आ जुड़ेगा तो हो गया पा व और ना, पावन। ऐसे ही धौ प्लस इका, इसको कैसे लिख सकते हैं, धा आधा प्लस औ की मात्रा अलग कर दी प्लस इका। ठीक है, अब क्या हुआ, ये औ और ई मिलके बनाते हैं आवी। औ है तो आ है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो ये मात्रा चली जाएगी वा पे, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में या पे गई थी। तो ये आपका हो गया ध प्लस आवी प्लस का, मतलब धाविका। ऐसे ही भव प्लस उक है तो ये हो जाएगा भावुक, आवु। क्या बना, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो ये आपकी थी यड़ और अयादि संधि, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और अगली जो संधियां हैं आपकी स्वर संधि के बाद, वो आती हैं व्यंजन संधियां। हिंदी में संधियों को, व्यंजन संधियों को अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया है, संस्कृत में इनके और ज़्यादा भाग हैं, हिंदी में सिर्फ इनके नियम हैं। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो 2 नियम हैं वो बताऊंगा। संधि की एक और क्लास लेंगे, उसमें संधि को ख़त्म करेंगे, व्यंजन संधि में कुछ और विसर्ग संधि आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में व्यंजन प्लस व्यंजन संधि का बता के कुछ नियम बताते हैं। उसके पहले व्यंजन संधि हैपन कब होती है, घटित कब होती है, किस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि किसी व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तो भी व्यंजन संधि है, जैसे दिक् प्लस गज। यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो भी व्यंजन संधि है, जैसे दिक् प्लस अंबर। या फिर कोई नया वर्ण आ जाता है, जैसे आ प्लस छादन, नया वर्ण आया चा, इस कंडीशन में भी व्यंजन संधि होती है। आप मान सकते हो कि ये व्यंजन संधि की 3 प्रमुख शर्तें हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि नहीं होगी। स्वर संधि क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन व्यंजन, यहाँ व्यंजन आ गया और यहाँ पे नया वर्ण आ गया। स्वर संधि में नए वर्ण जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है व्यंजन संधि का, वो ये है, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्ग कौन से, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनमें से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। यदि वर्गों के पहले जो व्यंजन हैं उनके बाद, वर्गों के पहले व्यंजन कौन कौन से हैं, प्रथम वर्ण या पहले व्यंजन क च ट त प, यदि इनके बाद कोई स्वर आए या फिर वर्गों का तृतीय वर्ण आए, वर्गों का तृतीय व्यंजन या फिर चतुर्थ व्यंजन आए, मतलब क्या हो गया, क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर आए, स्वर आपको सारे मालूम ही हैं। तृतीय वर्ण का मतलब हो गया कि क के बाद, क खा ये जो भी है ना, क च ट त प, इनके बाद यदि ग आया, ठीक है, ज आया, ड आया, द आया और बा आया, तो ये हो गए तृतीय। या फिर चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ में आपके क्या हो गए, चतुर्थ में आपके घ हो गया, चा छा जा जा वहाँ हो, चा छा जा झा हो गया, टा ठा डा ढा हो गया, ता था दा धा हो गया और पा फा बा मा हो गया, पा फा बा भा हो गया, सॉरी। ठीक है, मतलब अगर क च ट त प इनके बाद ग ज द और ग ज ड दा और बा ये आए, या फिर स्वर आए, या फिर क्या आए, घ झ ढ ध भा ये आए, तो परिणाम क्या होगा, ग ज ड द ब। मतलब यदि वर्गों के प्रथम व्यंजन के बाद तृतीय या चतुर्थ व्यंजन आए अथवा स्वर आए तो परिणाम में क्या हो जाएगा, तृतीय व्यंजन हो जाएगा। मतलब का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का बा हो जाएगा। जैसे जगत प्लस ईस, ता के बाद क्या आया, प्रथम वर्ण के बाद व्यंजन आया तो हो गया तृतीय वर्ण जगदीश। ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आया तो क्या हो गया, तृतीय वर्ण। ठीक है, दिग्गज, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आया तो क्या हो गया, तृतीय वर्ण। अजंत,
ठीक है। जगदीश, दिग्गज, अच प्लस अंत अजंत, ऐसे ही सत प्लस इच्छा, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आया तो क्या हो गया, तृतीय वर्ण सदिच्छा, ठीक है। उत प्लस गार, प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आया तो क्या हो गया, तृतीय वर्ण उद्गार, किसका, तवर्ग का तृतीय। तृतीय किसका होगा, यहाँ पे ताका हुआ, यहाँ पे काका हुआ, यहाँ पे चाका, यहाँ पे ताका। दिक् प्लस भ्रमित, यहाँ पे देखो चतुर्थ वर्ण आया, का के बाद क्या आया, किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आया तो परिणाम में क्या हुआ, इसका तीसरा वर्ण मतलब गा, दिग्भ्रमित। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम इसका क्या है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आए, वर्गों के प्रथम व्यंजन जो भी हैं उनके बाद अगर पंचमाक्षर आएगा तो परिणाम में भी पंचमाक्षर ही हो जाएगा। जैसे क च ट त प के बाद यही वर्ण आए, पंचमाक्षर यही है, इनमें से कोई भी आया तो परिणाम में भी यही आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। जैसे वाक प्लस मय, ठीक है, तो माँ कैसा है, पंचमाक्षर है, माँ है पंचमाक्षर, तो हुआ क्या कि इसका पंचम वर्ण आएगा, का लोप हो गया, का की जगह पे क्या आया, कवर्ग का पंचमाक्षर, तो ये हो गया वाक प्लस मय बराबर वांग्मय। ऐसे यहाँ पे टा प्रथम वर्ण है, टा के बाद माँ पंचमाक्षर है, टा के बाद पंचमाक्षर आया तो टवर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो गया। सट प्लस मास बराबर सड़मास। उत प्लस नयन, ता प्रथम वर्ण है और ना जो है वो पंचमाक्षर है, ता के बाद चूंकि पंचमाक्षर आया तो तवर्ग का पंचमाक्षर आ जाएगा और तवर्ग का पंचमाक्षर है ना, उत प्लस नयन बराबर उन्नयन। ऐसे ही ता के बाद माँ आया, माँ कैसा है, पंचमाक्षर, परिणाम क्या होगा, तवर्ग का पंचमाक्षर, मतलब इस ता की जगह हो गया आधा ना, तो उत प्लस मूलन बराबर उन्मूलन। ये आपकी व्यंजन संधि के दो महत्वपूर्ण नियम हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ नियम, ये तो सबसे महत्वपूर्ण नियम थे, कुछ नियम व्यंजन संधि के और बताएंगे, इसके अलावा विसर्ग संधि के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। तब तक के लिए आप जो पिछली बार मैंने एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों ने किए नहीं हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो सारे एग्जांपल्स करके मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी डालिए, और इसमें से व्यंजन संधियों के जो भी उदाहरण आप किसी न किसी किताब से कर सकते हो या कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पे भी पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।